हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हम रीड की शिक्षण विधियां कर रहे हैं हिंदी भाषा की। हमने अभी तक 9 विधियां कर ली है। सारी 9 विधियां आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उनको देख सकते हैं और उनकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं 10वीं विधि की ओर, जिसका नाम है समवाय विधि। समवाय विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आता है। कारण क्या है, यह विधि अन्य विधियों से मिलती जुलती है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान हमारा चूक जाता है तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस विधि को अच्छे ढंग से समझना है, नहीं तो हो सकता है हम पढ़ते पढ़ते विधि में जो उत्तर आए हैं प्रश्न में वो हम भाषा संसर्ग विधि से जोड़ दें या व्याकरण अनुवाद विधि के साथ जोड़ दें। लेकिन अगर हमने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो जरूर ये विधि आपको समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं समवाय विधि। समवाय प्रणाली में ज्ञान और कर्म के विभिन्न संबंधों पर जोर दिया जाता है। किस किस पे देंगे? ज्ञान और कर्म के जो संबंध हैं उन पर जोर दिया जाता है। ज्ञान सीखना, कर्म करना, इन दोनों पर जोर दिया जाता है। किस विधि में? समवाय प्रणाली में। इसमें रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसर अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ये ध्यान करना। रचना, कहानी, पद्य अध्यापक पढ़ा रहा है और उसमें प्रसंग के हिसाब से या अवसर के हिसाब से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। कैसे? मान लीजिए अध्यापक कहानी पढ़ा रहा है। कहानी पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक उसमें से संज्ञा क्या है तो संज्ञा का पूरा विस्तारपूर्ण वर्णन कर सकता है, तो व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। पद्य भाग पढ़ रहा है तो छंद है, अलंकार है, रस है, काव्य सौंदर्य है, इनका ज्ञान भी छात्रों को दे सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये कहानी प्रसंग के अनुसार, कुछ भी चल रहा पाठ अध्यापक पढ़ा रहा है तो प्रसंग और अवसर के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। समवाय विधि के कुछ सिद्धांत भी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्बट का सिद्धांत। हमने पिछले वीडियो में हर्बट की पंचपदी या हर्बट की विधि पढ़ी है। तो हर्बट जिन्होंने पंचपदी दी है, योजना दी है, उनके भी कुछ सिद्धांत है समवाय विधि के अनुरूप। सबसे पहला सिद्धांत है उनका समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है उनका सहसंबंध का सिद्धांत। 2 सिद्धांत हैं, समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। याद रखेंगे, हर्बट ने समवाय विधि में 2 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, दूसरा सहसंबंध का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। हर्बट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जब तक नए पाठ को पूर्व ज्ञान के साथ न जोड़ा जाए तब तक नया पाठ पूर्ण रूप से हृदयगम नहीं हो सकता। बालक को हम नया पाठ शुरू करवा रहे हैं, उससे पहले उसका पूर्व ज्ञान क्या है उस पाठ से संबंधित वो पूछा जाना चाहिए। और जब पाठक या बालक पूर्व पाठ के साथ जुड़ जाता है, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, तो जो नवीन पाठ पढ़ाया जा रहा है वो बालक के जल्दी समझ में आएगा। यह सिद्धांत है समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत। आइए चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। दूसरा सिद्धांत है सहसंबंध का सिद्धांत। हर्बट ने 2 प्रकार का सहसंबंध दर्शाया है। सहसंबंध के भी 2 भाग, ध्यान करना। हर्बट का सिद्धांत 2 है। पहला समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत, दूसरा सहसंबंध का सिद्धांत। लेकिन सहसंबंध के भी 2 भाग हैं। पहला है क्षैतिज सहसंबंध, यानी आड़ा। क्षैतिज का अर्थ होता है आड़ा। एक विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। हिंदी है या सामाजिक, कोई भी विषय अध्यापक पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते उसका संबंध अन्य विषयों के साथ जोड़ेगा।
पढ़ा वो हिंदी रहा है, लेकिन उसके साथ आने वाले प्रसंगों को लेकर के वो सामाजिक इतिहास की घटनाक्रम पढ़ा सकता है। अगर किसी प्राकृतिक चित्रण का वो पाठ पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते वो भूगोल की बातों की ओर भी साथ में संबंध जोड़ देगा। तो यह संबंध कहलाएगा क्षैतिज क्षय संबंध, आड़ा सा संबंध। विषय से संबंध नहीं है, लेकिन अध्यापक एक विषय का अध्ययन कराते कराते अन्य विषयों के साथ उनका संबंध स्थापित करता है। अगला है लंबीय सहसंबंध, एक ही विषय के विभिन्न अंगों का सहसंबंध। इसमें केवल एक विषय पढ़ाया जाएगा, उस एक विषय के जितने भाग हो सकते हैं उन विभिन्न अंगों का ही वर्णन अध्यापक करेगा। समझ में आया होगा। क्षैतिज यानी एक विषय के साथ दूसरे विषय को जोड़ना क्षैतिज सहसंबंध कहलाएगा। लंबीय सहसंबंध जिस विषय को अध्यापक पढ़ा रहा है उसी विषय के भागों को वो समझाएगा। यह सिद्धांत है हर्बर्ट का सिद्धांत। समझ में आया होगा सबके। हर्बर्ट ने मूलतः दो सिद्धांत दिए हैं, समप्रत्यात्मकता का सिद्धांत और सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध के दो भाग हैं, क्षैतिज सहसंबंध और लंबीय सहसंबंध। आइए अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। हर्बर्ट के बाद दूसरा सिद्धांत शीलर। शीलर एक ही नाम है, ध्यान करना। ये जो हर्बर्ट हैं उनके शिष्य हैं, जिन्होंने हर्बर्ट द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों को पंचपदी में बदला था। आइए उनका केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। शीलर ने इतिहास को केंद्र बनाकर अन्य विषयों को पढ़ाने की चेष्टा की, प्रयत्न किया। इतिहास को केंद्र माना और उसके साथ अन्य जो विषय हैं उनको पढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत। फ्रोबेल ने पहली बार शिक्षा केंद्र के धुरे को, जो धुरी है शिक्षा की, वो पाठ्य पुस्तक के चारों ओर घूमती है। तो फ्रोबेल ने सबसे पहली बार पाठ्य विषयों से हटाकर, याद रखेंगे सबको, पाठ्य विषयों से हटाकर बालक की ओर लगाया। सबसे पहले फ्रोबेल ने पाठ्य पुस्तक से हटाकर केंद्र बनाया बालक को। पहले जितना भी अध्यापन कार्य होता वो पुस्तक आधारित था। अब जो अध्यापन कार्य होगा, फ्रोबेल ने कहा, वो जीवन केंद्रित अर्थात बालक केंद्रित होगा। शिक्षा जीवन केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बालक खेल खेल में ही भाषा सीख जाता है। खेल खेल में सीखना ये फ्रोबेल का सिद्धांत है, ध्यान करना। तो उन्होंने कहा जीवन केंद्रित सिद्धांत दिया है फ्रोबेल ने, पाठ्य पुस्तक से हटाकर केंद्र बनाया बालक को। यह है फ्रोबेल का जीवन केंद्रित सिद्धांत। अगला है डीवी, जॉन डीवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने फ्रोबेल के केंद्रीकरण के सिद्धांत में कुछ सुधार किए। उन्होंने भी माना कि फ्रोबेल का जो केंद्रीकरण का सिद्धांत है बहुत सही है, लेकिन कुछ बातों में जॉन डीवी की असहमति थी, तो उन्होंने उसमें सुधार किया। आइए देखते हैं उन्होंने किस किस में और किन किन बिंदुओं पर सुधार किया। जॉन डीवी ने क्या सुधार किए, आइए देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा का केंद्र बालक का सामाजिक जीवन बनाया जाए। बालक का सामाजिक जीवन है वही शिक्षा का केंद्र बने, ये जॉन डीवी का विचार है। बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे। स्कूल में ऐसी सामाजिक क्रियाएं आरंभ की जाए जो शिक्षाप्रद हो, जो बालकों को ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि सामाजिक क्रियाओं को केंद्र बनाकर जितने भी विषय पढ़ाए जाएं उनका पृथक अस्तित्व न रहे, वरन वे एक दूसरे में विलीन हो। सामाजिक आधार बना करके जितने विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनका सबका अलग अलग अस्तित्व न होकर के एक ही दूरी पर आकर के सारे विषय रुके। डीवी की जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट पद्धति है, उसमें पाठ्य विषयों का एकीकरण हुआ। सभी विषयों को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया, एक अध्यापक सबको पढ़ाने लगा। पाठ्यक्रम ज्ञानात्मक होने के बदले क्रियात्मक या अनुभवात्मक बन गए। ज्ञानात्मक की अपेक्षा क्रियात्मक, खेल खेल में सीखो, ये पैटर्न काम में लिया फ्रोबेल ने, तो क्रियात्मक या अनुभवात्मक बन गया। अगली जो सिद्धांत है अगला समवाय विधि का, बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में सामान्यतः प्रश्न पूछा भी जाता है, आप सबने पढ़ा भी होगा।
गांधी जी का समवाय का सिद्धांत अर्थात बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। याद रखेंगे, गांधी जी का समवाय का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। महात्मा गांधी जी ने अपने निजी अनुभव के आधार पर समस्त ज्ञान को बालक की क्रिया पर केंद्रित करने का सिद्धांत सबके सामने उपस्थित किया। बुनियादी शिक्षा, बुनियाद, जड़, बेसिक नॉलेज, हम यूँ कह सकते हैं उसको, बेसिक नॉलेज बालक पर केंद्रित हो तो बुनियादी शिक्षा में कर्म और ज्ञान का अटूट संबंध है। बालक छोटा है तो उसकी बेसिक नॉलेज अच्छी होए, उसकी बुनियादी शिक्षा अच्छी होए, उसका बेसिक एजुकेशन डेवलप होए। इसी बात को ध्यान में रखकर गांधी जी ने सिद्धांत दिया कि कर्म और ज्ञान का जो संबंध है उसका सामंजस्यकरण ही नहीं, उसका भी परिष्कृत रूप समवाय है। अर्थात एक ही बिंदु पर आधारित होकर के बालकों को शिक्षा देना, ये गांधी जी का समवाय का सिद्धांत है। सभी याद रखेंगे, इस सिद्धांत को हम बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत भी कहते हैं। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत या बुनियादी शिक्षा सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा उत्तर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम चलते हैं समवाय विधि के क्या रूप हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उनकी ओर। अब हम चलते हैं समवाय का व्यापक रूप। समवाय विधि का क्या कितना विशाल क्षेत्र है, तो व्यापक रूप में समवाय सिद्धांत में वे सभी मुख्य बातें आ जाती है जो हर्बर्ट या मॉरिसन जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने प्रतिपादित की है। सबसे पहले इसका जो स्वरूप होगा, भाषा के विभिन्न अंगों में परस्पर संबंध, भाषा के जितने अंग हैं उनमें आपस में संबंध होना चाहिए, और विशेषकर गद्य पाठ के साथ शेष अंगों का संबंध। गद्य पाठ में जितने भी अंग हैं उनके वाक्य इत्यादि, उनके साथ उनका संबंध। भाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध, भाषा तो है ही, उसके अतिरिक्त जो अन्य विषय हैं, विज्ञान है, सामाजिक है, गणित है, उनके साथ भी संबंध। भाषा का उद्योग, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण के साथ भी समवाय होना चाहिए। यह है इनका समवाय का व्यापक रूप। अब है समवाय विधि की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले परिष्कृत पाठ्यक्रम हेतु समय सारणी का न्यून बंधन हेतु। परिष्कृत पाठ्यक्रम, साफ सुथरा स्वच्छ किया हुआ अर्थ होता है परिष्कृत, यानी ऐसा पाठ्यक्रम सरल शैली में हो, बालक को तुरंत समझ में आए, ऐसे पाठ्यक्रम, और जो समय सारणी है न्यून बंधन, छोटा कम बंधन हो। नहीं तो निश्चित होता है कि 6 घंटे विद्यालय चलना है, इसमें ये कार्यक्रम होगा, लेकिन समवाय विधि में ये बंधन नहीं रहेगा। अगला, विषय अध्यापक के बदले कक्षा अध्यापक की व्यवस्था। विषय अध्यापक के स्थान में कक्षा अध्यापक। अभी कुछ पद्धतियाँ चल रही है, 1 क्लास 1 टीचर, एक अध्यापक पूरे दिन बालकों के साथ रहता है, वही गणित पढ़ाता है, वही विज्ञान पढ़ाता है, वही अंग्रेजी पढ़ा रहा है और वो हिंदी भी पढ़ा रहा है। छोटी कक्षाओं में है ये। तो विषय अध्यापक के बदले कक्षा अध्यापक की व्यवस्था, समवाय विधि। उपकरण के उचित प्रयोग हेतु एक अध्यापक रहेगा तो उसको पता रहेगा कि मैंने इन उपकरण का प्रयोग कर लिया है, बालक भी सावधानीपूर्वक उनका प्रयोग करेंगे। प्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षण हेतु भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, और बालकों की परीक्षा या उनका मूल्यांकन करना है उसके लिए भी ये समवाय विधि की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने समवाय विधि की आवश्यकता, उसके स्वरूप ये पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं समवाय विधि के केंद्र कौन से हैं और समवाय मुक्त पाठ क्या हो सकते हैं उनके बारे में। अब हम चलते हैं समवाय के केंद्र की ओर। समवाय कहाँ कहाँ हो सकता है? औद्योगिक कार्यों में, कताई के कार्य में, बुनाई के कार्य में, कृषि कार्य में, लकड़ी के काम में, रसोई के काम में, सिलाई के काम में, रंगाई में, धुलाई में आदि। कहने का मतलब है कि सभी कामों में हम एक स्थान को केंद्र बनाकर अन्य कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। भौतिक वातावरण के अंदर भी समवाय काम आएगा, सामाजिक वातावरण में भी समवाय विधि काम आती है, यानी एक केंद्र मान करके सबको साथ लेकर के चलना। अगला है समवाय मुक्त पाठ, यानी
कुछ पार्ट ऐसे होंगे, कुछ विषय होंगे ऐसे जिनमें समवाय विधि प्रयोग नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। प्रयोग प्रणाली द्वारा व्याकरण, अगर हम किसी प्रयोग के द्वारा व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो वहाँ समवाय मुक्त पाठ होगा। जैसे मिडिल कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में तो हम समवाय विधि से बालक को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक अध्यापक पूरे दिन अलग अलग विषयों को पढ़ा रहा है, 1 क्लास 1 टीचर पैटर्न पे। लेकिन मिडिल कक्षाओं में ये थोड़ी सी छूट रहेगी। अगर कोई साहित्य रचना कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या और समीक्षा अलग ढंग से प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए वहाँ भी समवाय मुक्त यानी समवाय विधि का प्रयोग नहीं होगा। आशा है आपको ये समवाय विधि समझ में आई होगी। परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो अप्लाइड प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है। अगर सारी बातें पढ़ते हैं, समझते हैं तो हम अवश्य जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दे पाएंगे। आप इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, और जितनी पीछे वीडियो हो चुके हैं, विधियाँ हो चुकी है, उनके वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे, वहाँ से आप देख सकेंगे। धन्यवाद।